ईरान अपने दुश्मन देशों के आगे बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल। हर परिस्थिति में ईरान इनसे डटकर सामना करता हुआ नजर आया है। तो वहीं अब ईरान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ की एक टिप्पणी के बाद ईरान ने ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत अहमद सादेगी को वापस बुला लिया है। इससे दोनों देशों में तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने ईरान द्वारा यहूदियों पर हमले करवाने का आरोप लगाने के बाद अयातुल्लाह अली खamenei को चेतावनी दी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ईरानी राजदूत अहमद सादेगी को देश छोड़ते हुए देखा गया है। दरअसल उन्हें कुछ दिनों पहले ही अल्बनीज़ ने देश छोड़ने का आदेश दिया था। अल्बनीज़ ने आरोप लगाया था कि तेहरान यहूदियों पर हमले करवा रहा है और उसने ऑस्ट्रेलिया में भी कम से कम 2 यहूदी विरोधी आगजनी हमलों की योजना बनाई थी। स्थानीय टेलीविजन चैनल नेटवर्क 7 और नेटवर्क 9 ने सिडनी हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से पहले राजदूत अहमद सादेगी से भी बात की थी। और इससे पहले मंगलवार को अल्बनीज़ ने ईरान के साथ कूटनीतिक संबंधों को तोड़ दिया था। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ऑस्ट्रेलियाई खुफिया अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला है कि ईरान ने अक्टूबर 2024 में सिडनी में एक कोशेर यानी कि यहूदी खाद्य कंपनी लुइस कॉन्टिनेंटल किचन और 2 महीने बाद मेलबर्न के अडास इजराइल सिनागॉग पर आगजनी हमलों का निर्देशन किया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सादेगी को यह जानकारी उनके सार्वजनिक आरोप से कुछ समय पहले दी थी। विश्लेषकों के मुताबिक अल्बनीज़ ने पहले भी ईरान के दूत को कैनबरा से निकालने के दबाव का विरोध किया था, जिसमें 2024 में सादेगी को उनके सोशल मीडिया पोस्ट के कारण विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के लिए बुलाया गया था। इजराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद से ही सिडनी और मेलबर्न में यहूदी विरोधी घटनाओं में तेज वृद्धि देखी गई है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने पहले कहा था कि उन्हें संदेह है कि विदेशी एजेंट स्थानीय अपराधियों को देश में हमले करवाने के लिए पैसे दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अब इजराइल के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उससे कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में भी अब खलबली जरूर मची होगी। लेकिन जिस तरीके से अब ये घटनाएं हो रही है वो एक नए घटनाक्रम को अंजाम भी दे रही है और एक नया विरोध इधर भी अब नजर आता दिखाई दे रहा है दोनों ही देशों के बीच। इजराइल ने हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में भयंकर तबाही मचाई, नियत से लोगों को मार डाला और अब इजराइल ने यमन के हूथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही के दिनों की बात करें तो इजराइल ने यमन पर ताबड़तोड़ हमले तेज किए हैं। खबर है कि राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स ने जोरदार हवाई हमले किए। हमले उस वक्त किए गए जब हूती नेता अब्दुल मालिक अल हूती लाइव भाषण दे रहे थे। जी हाँ, गुरुवार देर रात यमन की राजधानी सना में आसमान पर इजरायली फाइटर जेट्स मंडरा रहे थे। कुछ ही देर में शहर के कई हिस्सों में तेज धमाकों की आवाजें गूंजी। निशाने पर थे हूती विद्रोहियों के सैन्य शिविर, मिसाइल लॉन्च साइट्स, गोदाम और राष्ट्रपति परिसर। इजरायली सेना का दावा है कि इन हमलों में हूतियों की कम्युनिकेशन प्रणाली भी तबाह कर दी गई। इस हमले की टाइमिंग भी चौंकाने वाली रही। अब्दुल मलिक अल हूती टेलीविजन पर लाइव भाषण दे रहे थे। इजराइल ने इसे एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन बताया है। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल कैट्स का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जो इजराइल पर हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। इस बयान ने साफ कर दिया कि इजराइल अब सीमाओं से बाहर जाकर भी हमले करेगा अगर खतरा दिखाई दिया तो। वहीं हूतियों ने इन हमलों को सीधी आक्रामकता बताया है और बदला लेने की धमकी दी है। हूती प्रवक्ताओं ने कहा कि वे इजरायली जहाजों और हितों को निशाना बनाकर जारी रखेंगे, खासकर रेड सी और बाब अल मंडब में। हूतियों का आरोप है कि इजराइल यह हमला गाजा में अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कर रहा है। वहीं ईरान ने भी इस हमले की निंदा की है और हूतियों के साथ एकजुटता दिखाई है। गाजा में जंग पहले ही आपको बता दें उफान पर है। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ तनाव जारी है और अब यमन का नया मोर्चा सवाल उठा रहा है कि क्या इजराइल अब 3 मोर्चों की लड़ाई के लिए तैयार है। वही विशेषज्ञ मानते हैं कि ये घटनाएं पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल सकती हैं।
संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन फिलहाल हालात काबू में आते नहीं दिखाई दे रहे। हाल ही के दिनों में खासकर आईडीएफ के गाजा अभियान के बाद इजराइल पर हूती हमलों में वृद्धि हुई है। 22 अगस्त को हूतियों ने इजराइल पर एक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दागी। आईडीएफ ने पुष्टि इसकी खुद की। कई अवरोधन प्रयासों के बाद ड्रोन को आयरन डोम द्वारा मार गिराया गया, ये भी आईडीएफ ने दावा किया। वहीं इन हमलों के जवाब में आईडीएफ ने यमन के राष्ट्रपति भवन, इंधन डिपो और बिजली घरों पर हमला किया। 5 घंटे तक चले लंबी दूरी के अभियान में 10 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने 35 गोला बारूद का इस्तेमाल किया। सबसे दूर का लक्ष्य 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था, जिसके लिए कई बार हवा में ईंधन भरना पड़ा। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक 24 अगस्त को सना में हुए हमलों में कई लोग मारे गए थे। आपको बता दें, हूतियों के बड़े नेताओं को टारगेट करके इजराइल ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया था, लेकिन इजराइल अपने टारगेट में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि हमलों में हूती नेताओं को आज भी नहीं आई और इस हमले में हूती नेता बच निकले, जिससे कहीं न कहीं अब इजराइल का ये जो ऑपरेशन था वो फेल हो गया। लेकिन जिस तरह से ये नई जंग शुरू हुई है, उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, आक्रामक रणनीति पर है। यमन में हूतियों पर हमला बता रहा है कि इजराइल खतरा कहीं से भी हो, उसे खत्म करने की नीति पर चल रहा है। आगे क्या होगा ये मिडिल ईस्ट की दिशा तय करेगी, क्योंकि हूतियों ने भी साफ कर दिया है कि वो हर हमले का जवाब इजराइल से जल्द लेगा। ट्रंप के अमेरिका में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा और पुलिस घटनाओं को रोकने में नाकाम होने लगी है। हाल ही में अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में एक कैथोलिक स्कूल में हुई गोलीबारी से सब सन्न हो गए। इस हमले में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, जबकि 17 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें 14 बच्चे शामिल हैं। घटना उस वक्त हुई जब छात्र सुबह की सामूहिक प्रार्थना में हिस्सा ले रहे थे। हमला करने वाला शख्स पूर्व छात्र रॉबिन वेस्टमैन था, जो पहले रॉबर्ट नाम से जाना जाता था और बाद में लिंग परिवर्तन के बाद महिला के रूप में पहचाना जाने लगा। इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अमेरिकी रूढ़िवादी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कर दी, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि हमलावर ने अपने हथियारों पर उकसाने वाले धार्मिक और नस्लीय नफरत वाले नारे लिखे हुए थे। एक राइफल पर माशाअल्लाह और इस्राइल मस्ट फॉल जैसे नारे लिखे गए थे। इसके अलावा एक अन्य हथियार पर यहूदी विरोधी नारा 60 लाख पर्याप्त नहीं थे भी लिखा हुआ पाया गया। यह नारा होलोकॉस्ट में मारे गए यहूदियों के लिए इस्तेमाल किया गया। वहीं धुएं के ग्रेनेड जैसी दिखने वाली एक बंदूक पर यहूदी गैस लिखा हुआ था। हमलावर ने एनुसिएशन कैथोलिक स्कूल की रंगीन कांच की खिड़कियों से गोलीबारी शुरू की थी। उस वक्त छात्र और शिक्षक मास प्रेयर में शामिल थे। गोलीबारी में 80 साल से अधिक उम्र के 3 पादरी भी घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में अधिकतर बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के बीच की है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। हमलावर ने यह सब करने से पहले यूट्यूब पर 2 वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें उसने मानसिक तनाव, अकेलापन और खुद की जान देने जैसी प्रवृत्ति के बारे में बातचीत की थी। उसने अपने परिवार के नाम एक हैंड रिटन नोट भी दिया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का जिक्र किया था। बाद में उसने खुद की भी जान ले ली। घटना को गंभीरता से लेते हुए एफबीआई ने इसे घरेलू आतंकवाद और कैथोलिकों के विरुद्ध घृणा अपराध करार दिया है। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने कहा, यह हमला सुनियोजित था और इसमें धार्मिक समूह को निशाना बनाया गया। वहीं एडीएल सेंटर ऑन एक्सट्रीमिज्म की प्रारंभिक जांच से पता चला कि हमलावर बड़े पैमाने पर की जाने वाली हत्याओं और हिंसक घटनाओं में गहरी रुचि रखता था और इस तरह की वारदात की बारीकी से स्टडी भी करता था। लॉरा ल्यूमर ने इस पूरे मामले को लेकर एक्स पर जो पोस्ट किया, उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि हमला इसराइल और भारत विरोधी इस्लामिक प्रोपेगेंडा से प्रेरित था, क्योंकि इस पर न्यूक इंडिया भी लिखा हुआ था। उन्होंने इसे तथाकथित लारा हरा गठबंधन का उदाहरण बताया, जिसमें वामपंथी और कट्टर इस्लामी विचारधाराएं एकजुट होकर पश्चिमी समाज के मूल्यों पर प्रहार कर रही हैं। ल्यूमर के मुताबिक हमलावर मिनेसोटा की डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर के निर्वाचन क्षेत्र का निवासी था। एफबीआई और स्थानीय प्रशासन फिलहाल इस घटना की विस्तृत जांच में जुटा है। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला मिनियापोलिस में बीते 24 घंटों में हुई
अन्य 3 गोलीबारी की घटनाओं से जुड़ा नहीं है। हालांकि इस बात को पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और देश भर में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का आदेश जारी किया। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। कैथोलिक समुदाय, अभिभावक और समाज के अन्य वर्ग इस त्रासदी से बेहद आहत हैं। यह घटना केवल एक गोलीबारी नहीं, बल्कि एक ऐसा हमला है जिसने बच्चों और विश्वास और मानवता तीनों को गहरी चोट पहुंचाई है।